Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is combustion and flame. Let's learn about what is combustion, fire, controlling fire, types of combustion, flame, fuels, classification of fuels, characteristics of an ideal fuel, calorific value of a fuel, gaseous fuels used in industries, burning of fuels leads to harmful products. In some villages, people generally use wood or cow dung cakes or crop residues to cook food. In towns, people use kerosene oil or coke to cook food. In cities, people use LPG gas. For running light vehicles such as scooters and cars, we use petrol. For running heavy vehicles, we use diesel oil. इन फैक्ट्रीज वी यूज कोल और फ्यूल, ऑयल और नेचुरल गैस. तो जितने भी गांव होते हैं, गांव में आप देखेंगे खाना बनाने के लिए जो काउ डंग केक यानी कि गोबर होता है या फिर क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज होते हैं, बचा हुआ क्रॉप का सामान होता है जो खराब हो चुका होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए. उसके बाद जब आप सिटीज़ में आएंगे या फिर थोड़े टाउन वाले एरिया में आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं. फिर आप जब बहुत बड़े बड़े शहरों में आएंगे तो वहाँ पे लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी का यूज़ करते हैं. जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल का यूज़ होता है. जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उसमें आपका डीजल का इस्तेमाल होता है. कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्यूल्स का इस्तेमाल करा जाता है. तो अलग अलग लोकेशंस पे आपकी कंबशन यानी कि फायर के लिए या फिर किसी भी चीज़ को रन करवाने के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूल्स यूज़ होते हैं. The materials such as wood, cow dung cakes, crop residues, kerosene oil, coke, LPG, petrol, diesel and natural gas have one common property. That is, they produce heat on burning. It is this heat energy which is put to different uses. तो जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी, आपका crop residue हो गया, cow dung cake हो गया, पेट्रोल, kerosene oil, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जब इन पे आग लगाई जाती है यानी कि इनको हीट दी जाती है तो ये हमेशा फायर क्रिएट करते हैं. The materials which produce heat energy on burning in air are called fuels. Furthermore, some materials on burning produce flame and some do not. For example, a candle or coal gas on burning produces a flame but not the coal or charcoal. जितने भी आपके fuels होते हैं या products होते हैं जिनको आप हीट अप करते हैं तो हीट एनर्जी को वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको फ्यूल कहा जाता है. काफ़ी सारे ऐसे होते हैं आपके जो फ्लेम का क्रिएशन करते हैं, जैसे कि आपका कैंडल हो गया या फिर पेट्रोल में आप कभी ऐसे कुछ करते हैं तो फ्लेम निकलती है. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कोल, चारकोल, उसमें जब आप आग लगाएंगे या हीट एनर्जी निकलती है तो फ्लेम नहीं आती है. Let us study the chemical processes of burning and the types of flame produced during this process. What is combustion? You have learned that when magnesium is heated in air, it catches fire and burns with a dazzling white flame, producing a large amount of heat energy. Similarly, when a strip of paper is brought near a candle flame, it burns to produce heat and light energy. The charcoal on heating burns to produce a large amount of heat and dull red light. तो कंबशन बेसिकली आपका वो फिनोमेना है जब आप किसी भी चीज़ पे जब आप हल्का सा हीट आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपका हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आपका पेपर हो गया या कोई भी अलग से चीज़ हो गई, उसमें जब आप कोई भी आग लगाते हैं तो वो फ्लेम का क्रिएशन करती हैं. ऑन दी अदर हैंड जो आपके चारकोल हो गया, कोल हो गया, उसमें जब आप आग लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेम का क्रिएशन नहीं करते हैं बल्कि हीट एनर्जी निकालते हैं. हीट आपको फील होगी लेकिन आपको फ्लेम दिखाई नहीं देगा. द मटीरियल्स विच बर्न आर कॉमनली called combustible materials. The air or oxygen which helps in burning is called supporter of combustion, and the chemical reaction which takes place with the release of heat and light energy is called combustion. इसी के साथ साथ जितनी भी चीज़ें उसमें आप आग लगाते हैं, जो एयर होता है वो एज अ सपोर्टर काम करता है, यानी कि एयर जो होता है वो और भी ज़्यादा प्रोपोगेट करता है आग लगाने के लिए. इनको कहा जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन. Definitions. A. Combustion. The chemical process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. तो आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे आपकी हीट और लाइट एनर्जी निकलती है उसको combustion कहा जाता है. B. Combustible material. A material which on heating in air or oxygen easily catches fire and releases heat and light energy is called combustible material. ऐसे कोई भी मटेरियल एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब आप उन पे आग लगाते हैं तो हीट और लाइट एनर्जी दोनों को रिलीज करता है, उनको कहा जाता है combustible material. Let us perform the following activities to learn more about combustion. Activity 1. Collect materials like dry glass, paper, iron nails, stones, glass pieces, candle, charcoal, matchsticks, plastics, cotton cloth, etc. and burn each of them in a spirit lamp or candle flame by holding the materials in the fire tongs.
You will notice that the materials such as dry glass, paper, candle, charcoal, matchsticks, plastics, cotton cloth catch fire, that is, the combustion takes place. However, the materials such as iron nails, stones and glass pieces do not catch fire. Such materials are called incombustible materials. So, we can conclude that for the combustion, there must be a combustible. Example of combustible substances: wood, paper, coal, charcoal, coke hydrogen, liquefied petroleum, gas, natural gas, petrol, kerosene, diesel, furnace oil, alcohol, ether, benzene, etc. are examples of combustible substances. तो आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें लेनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक फायर बर्नर ले लेना है, उसमें से आग जब निकलेगी उसके ऊपर आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल रखने हैं. आप नोटिस करेंगे जैसा आपका क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, ये तुरंत ही आग को पकड़ लेंगे. दे विल कैच फायर इंस्टेंटली. ऑल दी सब्सटेंसेज विच कैच फायर, इन सबको कहा जाता है कंबस्टिबल मटेरियल. ऑन द अदर हैंड जैसे आपका आयरन नेल हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, वो आग नहीं पकड़ेंगी, दे वोंट कैच फायर, और इनको कहा जाता है इनकम्बस्टिबल मटीरियल्स. Activity 2. Fix a candle on a table with smooth tabletop. Light the candle, figure A, and observe the flame. Now take a white glass tube, open at both ends or a glass chimney and place it as shown in figure B. Observe the candle flame carefully. Now place a china plate on the upper end of the glass tube, figure C. Observe the candle flame carefully. You will notice that in case of figure A, the candle burns freely, producing a steady flame. It is because it requires supply of air from the atmosphere. In case of figure B, the candle flame flickers and burns with a sooty flame. It is because there is insufficient supply of air because of the chimney. In case of figure C, the candle goes off. It is because the supply of air is completely cut off and hence the combustion stops. तो आपको एक कैंडल लेनी है, उसको आपको ओपनली जलाना है. ओपनली जब आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कैंडल का फ्लेम है वो आपको दिखाई दे रहा है. दूसरी तरफ आपको एक ग्लास ले लेना है और ग्लास दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए. इसमें आप नोटिस करेंगे कि आपकी फ्लेम इसमें भी काफ़ी कुछ एक्सटेंट तक आपका अच्छी तरीके से फ्लेम आपको दिखाई देगा. तीसरी कैंडल पे जब आप ऐसे ही ग्लास के ऊपर जैसे ही आप कोई भी चाइना डिश रख देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो आपकी कंबशन है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपकी कैंडल बुझ जाएगी. इसका मतलब ये है कि कंबशन होने के लिए एयर का होना इंपॉर्टेंट होता है. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन. तो इससे हमें पता चलता है कि कंबशन यानी कि आग लगने के लिए एयर का होना इज इंपॉर्टेंट. एयर नहीं होगी तो कोई भी चीज पे आग नहीं लग पाएगी. You must remember that air contains 21% of oxygen by volume, which is a supporter of combustion. 78% of nitrogen by volume and 1% of noble gas by volume do not support combustion. In fact, the nitrogen moderates the rate of combustion. In pure oxygen, the substance will burn 5 times faster than air. एयर में आपका 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो कि कंबशन के लिए सपोर्टर होता है. ऑन द अदर हैंड 78% की आपकी नाइट्रोजन होती है. नाइट्रोजन जो होता है वो कंबशन की प्रोसेस को मॉडरेट यानी कि स्लो डाउन कर देता है. Supporter of combustion. A substance, generally air or oxygen, which helps in the combustion of a combustible material is called supporter of combustion. जितनी भी चीज़ें सपोर्टर की तरह काम करती हैं यानी कि कंबशन को और भी ज़्यादा एस्केलेट कर देती हैं उनको कहा जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन. यूजुअली ये आपकी एयर और ऑक्सीजन होती है. Examples to prove that supporter of combustion is necessary for the combustion of a material. Number 1. When sand is poured over some burning material, the fire goes off. It is because the supply of air which supports the combustion is cut off. किसी भी चीज़ पे अगर आग लग रही है उसके ऊपर अगर आप सैंड को डाल देंगे तो आप देखेंगे आग बुझ जाती है. तो यही प्रूव करता है क्योंकि वहाँ पे एयर जो होती है वो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो आग होती है वो भी बुझ जाती है. Second, if the clothes of a person catch fire, he is immediately wrapped in a thick blanket. The blanket cuts off the supply of air, that is the supporter of combustion, and hence the fire is put off. अगर किसी के ऊपर आग लग जाती है, किसी इंसान को लग जाती है तो उसके ऊपर आप नोटिस करेंगे बहुत ही मोटा ब्लैंकेट उसको ओढ़ा जाता है. इस मोटे ब्लैंकेट की वजह से जो एयर का सप्लाई है वो कट हो जाता है, इसकी वजह से आग बुझ जाती है. Let us perform another activity to learn more about combustion. Activity 3. Take 2 paper cups similar to the cups on tea or coffee vending machines. Half fill one cup with water and keep the other cup empty. By holding the cups with your hand, position them on the flame of spirit lamp or burning candle as shown in figure. Record your observations.
You will observe that empty paper cup catches fire. However, the paper cup containing water does not catch fire and can be held for a long time on the flame. Why? In case of empty paper cup, the temperature of paper rises sharply till a stage comes when it catches fire. In case of paper cup with water, the temperature does not rise as water absorbs heat, so it does not catch fire. तो आपको 2 कप ले लेने हैं, उसके नीचे आपको कोई भी बर्नर रखना है। एक कप आपका खाली होना चाहिए, दूसरा पेपर कप आपका जो होता है आधा आप उसको पानी से भर दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जो खाली कप है वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो खाली है। धीरे धीरे आपके पेपर कप का टेम्परेचर राइज होगा एंड फाइनली देयर कम अ टाइम जहां पे वो पूरा का पूरा जल जाएगा, आग लग जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जिस पेपर कप में आपका आधा पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी मौजूद है और सारी की सारी जो हीट है वो वाटर absorb कर लेता है। From the above activity, we can conclude that some minimum temperature is essential for a combustible substance before it catches fire. This minimum temperature is called ignition temperature. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला है कि किसी भी चीज पे आग लगने से पहले उसका टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए, हीट उसमें लगनी चाहिए। तो यही जो मिनिमम टेम्परेचर है जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज पे आग लगाने के लिए, इसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। Definition: the minimum temperature to which a combustible substance must be heated before it catches fire is called ignition temperature or kindling temperature. तो किसी भी substance पे जो minimum temperature, minimum heat उसमें लगनी चाहिए आग लगने से पहले, उसको कहा जाता है ignition temperature या फिर kindling temperature. Example: ignition temperature of phosphorus is 35 degrees Celsius. So unless the phosphorus is heated to 35 degrees Celsius, it will not catch fire. However, if temperature of air is 35 degrees Celsius or more, phosphorus will catch fire without heating. जो phosphorus होता है उसका heating temperature या ignition temperature 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब तक phosphorus का temperature 35 डिग्री तक नहीं होगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 35 डिग्रीज है तो तुरंत ही phosphorus बिना हीट हुए भी उसमें आग लग सकती है। Inflammable substances. The substances which have low ignition temperature, generally less than 100 degrees Celsius, are called inflammable substances. ऐसे substances जिनके जो ignition temperature होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, उनको कहा जाता है inflammable substance. Examples: alcohol, ether, carbon disulfide, benzene, petrol, LPG, synthetic fibers, etc. are inflammable substances on account of their low ignition temperatures. तो alcohol, ether, benzene, disulfide ये सारे जो है आपके inflammable substances में आते हैं क्योंकि इनका ignition temperature जो है वो low होता है. Examples to prove that excess supply of supporter of combustion leads to complete combustion. A. Ordinary kerosene oil burns in air with a yellow flame, producing a lot of smoke. However, in the pressure kerosene oil stoves, the kerosene oil vapors coming out of the nozzle of the burner under high pressure suck in large amount of air. Thus, they burn completely, producing blue flame. जो आपके केरोसिन ऑयल होते हैं, आप नोटिस करेंगे जब उन पे आग लगाई जाती है तो वो एक येलो कलर का फ्लेम आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जैसे कि आपके जो सिलेंडर्स होते हैं या फिर आप कहीं पे आपके जो स्टव्स होते हैं, चूल्हे होते हैं जिसमें आप केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपके जो भी आपने बर्तन रखा हुआ है या फिर जो उसके नोजल्स हैं आपके स्टव के, उसमें से ब्लू फ्लेम आपको निकलती हुई दिखाई देगी। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कंबशन है वो कंप्लीटली उसमें फायर लग जाती है। इसी की वजह से आपको आपके चूल्हों में जिसमें केरोसिन ऑयल इस्तेमाल होता है आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। Similarly, in a kerosene oil wick stove, a perforated iron cylinder is placed around burning wicks. The air continuously flows through these holes and hence makes the kerosene oil vapors burn completely, thereby producing ब्लू फ्लेम। तो इसी की वजह से जो भी आपके सिलेंडर्स होते हैं जिसमें केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सर्टेन अमाउंट्स के होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके जितने भी एयर पार्टिकल्स होते हैं वो सक इन कर लेते हैं ये नोजल्स, और इसकी वजह से आपको जो फ्लेम है वो आपको येलो नहीं बल्कि ब्लू दिखाई देता है। B. A special iron grate is fixed in an angeethi in which coal or soft coke or charcoal or small pieces of wood are burnt. The gaps in the iron grate allow the air to freely move through the burning combustible material and hence sustain combustion.
जो आपकी अंगीठियां होती हैं उसमें भी आयरन ग्रेट लगाए जाते हैं जिसमें होल्स होते हैं ताकि आसानी से एयर जो है वो पास ऑन हो सके और कंबशन को सस्टेन कर सके। एग्जांपल्स टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर्स इज नेसेसरी फॉर कंबशन. A. We can boil water in a paper cup on a spirit lamp. It is because the heat energy supplied to paper cup rapidly passes on to water. Thus, ignition temperature of water is not achieved and hence it does not catch फायर. तो सबसे पहला आपका ये है कि जो आपका पेपर कप है अगर उसमें पानी है तो आप उसको आसानी से उसको आप हीट अप कर सकते हैं क्योंकि वो फायर नहीं कैच करेगा. रीजन कि उसमें पानी है, उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले आपकी सारी की सारी जो हीट है वो आपका वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पेपर कप पे आग नहीं लगेगी. B. When water is poured over burning wood, the fire dies. It is because water absorbs a large amount of heat energy with the result that the temperature of the wood falls below its ignition temperature. Thus, the fire dies. This is the basic principle of extinguishing common fires. जो आपकी लकड़ी है अगर उस पर आग लग रही है आप तुरंत उस पर पानी पोर करते रहेंगे तो आग बुझ जाएगी. इसका रीजन ये है कि जो वाटर है वो काफी लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से इवेंचुअली जो फायर है वो पुट ऑफ हो जाएगी. C. Flame of burning candle goes off when we blow over it strongly. It is because the air current lowers the temperature of the burning wax vapors below their ignition point. Thus, the flame goes off. जलती हुई कैंडल पे कभी भी आप जोर से फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है क्योंकि एयर जो होता है वो वैक्स का इग्निशन टेम्परेचर को लोअर कर देता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है. D. A burning matchstick can ignite a small splint of wood but not a log of wood. It is because the small splint of wood has fairly sharp and rough edges. When the burning matchstick is held close to any of its sharp edges, the temperature of edges rises above the ignition temperature of the wood. Thus, the splint catches fire. However, in case of a log of wood, the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to raise its temperature above the ignition temperature. Thus, the log of wood does not catch fire. हल्का सा कोई स्प्लिंट अगर होगा आपकी लकड़ी का, बहुत पतली लकड़ी होगी जिसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, तो एक माचिस की तिल्ली उसमें आग लगा सकती है. लेकिन अगर लॉग ऑफ वुड होगा यानी कि बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ियां होंगी तो उसमें सिर्फ एक मात्र माचिस की तिल्ली आग नहीं लगा सकती क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है लकड़ी का वो राइज नहीं करवा पाएगी. E. During extreme heat in summer, the grass and fallen leaves are extremely dry. If there is a tiny spark, maybe by the rubbing of grasses or lightning, they catch fire. The fire spreads very rapidly to trees and in no time a vast area of forest is on fire, which is very difficult to control. गर्मियों का जो टाइम होता है उसमें जो पत्तियां आपकी सूख चुकी होती हैं वो यूजुअली या तो उन पत्तियों के रब होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं. किसी भी एक कॉर्नर में अगर हल्की सी भी स्पार्क लग गई तो विद इन नो टाइम यानी कि बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो मिनी सेकेंड्स में ही आपकी बहुत बड़े लैंड पर आग लग सकती है. इतनी ज़्यादा आग लग जाती है. जंगलों में भी आपने नोटिस करा होगा, ऐसे आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी कि गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से जंगल में अपने आप ही आग लग गई. ये इसी की वजह से होता है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर राइज कर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंड में फैल जाता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Now, we cannot stop such fires occurring due to natural causes. Yet, many of the forest fires are caused by human negligence. The people living in a forest do not cover the fire after cooking or carelessly throw the burning butt of a cigarette or बीड़ी in dry grass, which leads to forest fire. जो नेचुरल फिनोमिनास की वजह से आग लगती है उससे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो वहाँ पे रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से होती है. ऐसे जो लोग होते हैं खाना खत्म करने के बाद, बनाने के बाद जो उनकी बर्निंग बट्स होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं. जो सिगरेट्स होती हैं, बीड़ीज होती हैं, जो बिल्कुल आखिरी में थोड़ी सी बची रहती है जिसमें स्पार्क प्रेजेंट होता है, उसको ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं जिसकी वजह से ड्राई लीव्स पे स्पार्क लग सकती है और उसी की वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो सकती हैं.
It is very essential for the people living in the forests or the casual city people who go for picnic in the forests to cover the fire after cooking their meals etc. इसीलिए इंपॉर्टेंट है जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फिर पिकनिक के लिए जो लोग सिटी से जंगलों की तरफ जाते हैं, जब भी वो अपना खाना बनाएं या फिर स्मोकिंग करें तो हमेशा जो उनके बट होते हैं, जैसे जो आखिरी में थोड़ा सा सिगरेट का बच जाता है, उसको हमेशा बिल्कुल पूरी तरीके से बुझा के अच्छे तरीके से ही डिस्पोज ऑफ करें. Do you know the substances which have a very low ignition temperature can catch fire rapidly? Such substances are called inflammable substances. LPG, petrol, kerosene are inflammable substances. ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत ही ज़्यादा low होता है, बहुत जल्दी ये आग को नहीं पकड़ते हैं, ऐसे substances को inflammable substances कहा जाता है. Conditions necessary for combustion. From the above discussion, we can state the following conditions necessary for producing and sustaining combustion. 1. There must be a combustible substance. Number 2. There must be a continuous supply of oxygen or air. Number 3. The temperature of combustible material should be above its ignition temperature. तो ये 3 conditions हैं किसी भी जगह पे combustion के होने के लिए. सबसे पहला ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का राइज होना चाहिए, जो मटेरियल है वो कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए और हमेशा एयर और ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए. एक्टिविटी 4. एम to identify if the given substance is combustible or non-combustible. Materials required: small samples of certain material substances. Procedure: collect a small sample of each of the following substances: wood, paper, kerosene, stone, straw, charcoal, matchstick, glass. Hold each of them one by one with a pair of tongs and heat them in the glass flame. Record your observations. Observations: substance, material, burn, does not burn. Wood, on long heating, does not burn. Paper, immediately, does not burn. Kerosene, immediately, does not burn. Stone, doesn't burn, does not burn. Matchstick, immediately, does not burn. Glass, burn, does not. तो आपके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स यानी कि सैंपल्स लेने हैं. वुड होगा, पेपर होगा, आपकी मैच स्टिक होगी, आयरन नेल्स होगा, इनको आपको किसी भी कंबस्टेबल आइटम के ऊपर रख देना है. जैसे बर्नर के ऊपर आप रख दीजिए. आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं. कुछ बहुत जल्दी जल जाती हैं, कुछ जलती ही नहीं है और कुछ तुरंत ही आग पकड़ लेती हैं. तो ये डिपेंड करता है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है. Results: wood, paper, kerosene, matchsticks burn easily. Glass and stone do not burn. Conclusion: wood, paper, kerosene, matchstick are combustible substance और मटीरियल्स. तो आप देखेंगे कि जो आपकी लकड़ी है, मैचस्टिक है, ये आपकी बहुत जल्दी जो आग है उसे पकड़ लेती है, इसीलिए इनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड जो आपका ग्लास है, स्टोन है, वो आग नहीं पकड़ता है. फायर. फायर इज द हीट एंड लाइट दैट कम फ्रॉम बर्निंग मटीरियल्स. अ मटीरियल दैट बर्न्स इज वन दैट कैन combine quickly with oxygen. Burning is a process of rapid oxidation and is also known as combustion. It is not necessary that heat and light always are produced during oxidation. Some substances combine with oxygen very slowly. During this process, no light and very little heat is produced. Rusting of an iron is an example of slow oxidation. तो फायर जो है किसी भी मटेरियल जिसमें आपने आग लगाई है, कंबशन हुआ है और उससे हीट और लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसको बोला जाता है फायर. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है नेसेसरीली उसमें से आपको हीट या लाइट एनर्जी निकलती हुई दिखाई नहीं देगी. जो रस्टिंग ऑफ आयरन है यानी कि जो आपके लोहे पे जंग लग जाता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कोई भी हीट या लाइट एनर्जी रिलीज नहीं होती. फैक्ट फाइल. There are 3 conditions which are to be met before fire can occur. A substance that can burn, called a fuel, must be present. There must be a good supply of oxygen present. The fuel must be heated until it reaches its ignition temperature or kindling point. तो किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले उसमें वो फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आग लग सके. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी उसमें आग नहीं लग पाएगी. और तीसरा, जो भी आपका मटेरियल है उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव होना चाहिए. अगर किसी भी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा तो उसमें आग नहीं लग पाएगी. Do you know before matches were invented, fires were started by borrowing wood or coal from another fire. If no fire was nearby, a pile of wings could be set on fire with sparks. The sparks often were produced by metal against a hard stone called flint. तो
जब तक आपकी जो माचिस की डिब्बियां हैं वो नहीं बनी थी, उससे पहले जो आग जनरेट होती थी वो दूसरे कोल या फिर चारकोल से जो हल्की सी आपकी लाइट निकलती थी या स्पार्क निकलता था, उससे बोरो किया जाता था। या फिर अगर ऐसी फायर आसपास नहीं होती थी तो किसी भी मेटल को वुड या स्टोन के साथ बहुत तेजी से फ्रिक्शन क्रिएट करने के बाद जो स्पार्क निकलती थी उससे भी आग को जनरेट करा जाता। कंट्रोलिंग फायर. Fire can be a very good friend but a worst enemy as well. You must have heard about the instances where fire has taken the shape of the monster and had caused massive damage to both life and property. Every city has a fire station where mobile for fighting vehicles and trained staff are always kept ready for any mishap or एक्सीडेंट। तो आग जो है वो हमारा दोस्त भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में खाना बनाने के लिए, सर्दियों में आग सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से हमारा एनिमी भी ये साबित हो सकता है। जैसे आपकी फॉरेस्ट फायर होती है, किसी घर में कभी कहीं आग लग जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ का भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह टाइम टाइम पे आपको देखेंगे आपके जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि ऐसी किसी भी मिसहैप को या तो होने से पहले बचा लें या फिर होते ही वहाँ पर पहुँच जाएं। But everyone must know how to tackle fire as pouring water cannot stop all types of fire. इसीलिए पता होना चाहिए किस आग को बुझाने के लिए किस चीज़ को उसको डालना पड़ता है। हमेशा हर टाइप की फायर पे अगर आप पानी डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुझे, बल्कि कुछ कुछ ऐसी भी फायर्स होती हैं जिसमें आप पानी डालेंगे तो और भी ज़्यादा आग बढ़ जाती है। You have studied the conditions necessary for combustion. Therefore, fire can be extinguished by targeting these conditions in the following ways. Number 1. Combustible substances should be quickly removed from the area to prevent the further spreading of fire. तो आसपास अगर आपके कोई भी combustible materials हैं उनको आप आग वाली जगह से हटा दीजिए ताकि वो आग वहीं पे रुक जाए। Second, the supply of supporter of combustion, that is air, oxygen, should be cut off. This can be done by increasing the concentration of non-supporters of fire like carbon dioxide. Carbon dioxide forms a protective blanket around the fire as it is heavier than the oxygen. For this purpose, fire extinguishers are used which release carbon dioxide. These extinguishers are easily available in all sizes. This method is especially used for petrol, diesel and electrical fire. तो कभी भी आपकी जैसे आग लग जाती है तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि जो उसका सपोर्टर है यानी कि ऑक्सीजन, एयर, उसको कट ऑफ कर दीजिए और उसके तुरंत बाद आप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दीजिए, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड फायर के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं आएगा तो आग जल्दी से जल्दी बुझ जाएगी। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होता है। यूजुअली आपकी जो डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिकल फायर्स होती हैं उनमें ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करा जाता है। इन केसेस में अगर आप पानी डाल देंगे तो आग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। Number 3. Bringing the temperature of the substances below its ignition temperature. This is done by cooling the substances mainly by using water. Fire from wood, paper or any other substance with high ignition temperature is preferably put off by using water. दूसरा है उनका ignition temperature आप डिक्रीज कर दीजिए। यूजुअली करा जाता है पानी डालकर, जैसे आपका लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कपड़े हो गए, उसमें जब आग लग जाती है तो उसमें तुरंत ही अगर आप पानी डालेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी मदद से आपकी आग बुझ जाएगी। Fire of fuels like petrol, diesel and electricity should not be extinguished by using water because water conducts electricity. Anyone who tries to put off fire involving electrical equipments by using water will get an electric shock. Similarly, petrol and diesel being lighter than water float on it, which does not help to put off fire involving these substances. Electrical fire यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपकी कोई फायर लग गई है उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर पेट्रोल या डीजल से भी आग लगी है उसमें भी अगर आप पानी डालेंगे, क्योंकि वाटर लाइटर होता है पेट्रोल की कंपैरिजन में, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा और आपकी आग नहीं बुझ। फायर एक्सटिंग्विशर. A fire extinguisher is an active fire protection device used to extinguish or control small fires, often in emergency situations. Typically, a fire extinguisher consists of a handheld cylindrical vessel containing compressed gas which can be discharged to extinguish fire. The red cylinders of fire extinguishers in cinema halls, banks and other public buildings are very common. जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो यूजुअली छोटी मोटी फायर्स होती हैं उनमें इस्तेमाल करे जाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होती हैं, पेट्रोल या डीजल से आपकी फायर निकलती है, उसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल करे जाते हैं।
Fire extinguishers work on two principles. Number one, to cut off the contact with oxygen air. Number two, by bringing the temperature down below ignition temperature by cooling. तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का बेसिकली दो काम होता है, दो कॉन्सेप्ट से फंक्शन करता है. सबसे पहला, जहां पे आग लगी होती है वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन वहां पे नहीं सप्लाई होता और आग बुझ जाती है. सेकेंड, जो भी यहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उसे डिक्रीज कर देता है. Types of combustion. Number one, rapid combustion. When a burning matchstick or a gas lighter is brought near a gas stove and its knob is turned on, the gas immediately starts burning with the evolution of heat and light. If a combustion reaction takes place at a high speed and a huge amount of heat and light are produced during the reaction, it is known as rapid कंबशन. तो आपके बहुत सारे टाइप के कंबशन होते हैं. सबसे पहला होता है आपका रैपिड कंबशन. आपके जो गैस स्टव्स होते हैं घर पे, आप नोटिस करेंगे उसका नॉब आप जैसे ही ऑन कर देते हैं, उस पर आप जब भी फायर लगाते हैं तुरंत ही उसमें से हीट और लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है. तो इस टाइप की कंबशन को जहां पे बहुत तुरंत ही आग लग जाती है उसको कहा जाता है रैपिड कंबशन. Second, spontaneous combustion. When a substance suddenly bursts into flames without any external heating or any apparent cause, it is called spontaneous combustion. For example, coal dust results into many disastrous fires in coal mines. Forest fires are also spontaneous and are caused due to the sun's heat or sometimes due to lightning. White phosphorus also burns in air spontaneously as its ignition temperature is only 35 degrees Celsius. तो spontaneous कंबशन होता है जिसमें कि आपका एक्सटर्नल हीटिंग नहीं प्रोवाइड करी जाती, नेचुरली ही अपने आप ही वो उसमें आग लग जाती है. जैसे कि आपके जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं जिसमें सूरज की गर्मी की वजह से या लाइटनिंग जब होती है, बिजली जब कड़कती है, उसकी वजह से आग लग जाती है. बहुत सारे कोल माइंस भी होते हैं जहां पे इस टाइप की फायर्स लग जाती है, इनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. Number 3, explosion. You must have seen fireworks on different occasions. Why is there the production of heat, light and sound along with the evolution of gas? When crackers are ignited, a sudden reaction takes place between the chemicals present in them. The process in which this large amount of gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called an explosion. Explosion यानी कि आप नोटिस करेंगे जो फायरवर्क्स होते हैं, दिवाली पे यूजुअली आप देखेंगे कि बहुत सारे जब पटाखे जलाए जाते हैं तो उसमें लाइट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है और उसके साथ साथ आप गैस को भी इवॉल्व होते हुए देखेंगे. ये होता है आपका एक्सप्लोजन, क्योंकि आपके पटाखों के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उन पे जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करी जाती है तो वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर जाते हैं. डू यू नो फायर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस. Class A, fires which involve materials such as wood and paper. Class B, fires involve flammable liquids and gases. Class C, fires involve electrical equipment. Class D, fires involve materials such as magnesium or sodium which burn very fiercely. तो आपके जो फायर है उनको भी 4 टाइप में डिवाइड करा गया है. एक जिसमें आपके लकड़ी या फिर ऐसे कंबस्टेबल आइटम्स का रिक्वायरमेंट होता है. दूसरा जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है. तीसरा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. और चौथा जहाँ पे सोडियम, फोस्फोरस ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है जहाँ पे बहुत ही जल्दी, तेजी से बहुत ज़्यादा आग एक साथ लग जाती है. Do it. Answer these questions. Number 1, what is combustion? Number 2, what do you understand by ignition temperature? Number 3, what is an inflammable substance? Number 4, what is explosion? तो ये कुछ questions हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Flame. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? आपका जो घर पे गैस होता है उसको जब आप जलाएंगे तो उसका कलर क्या होता है. कैंडल की फ्लेम का कलर क्या होता है वो अब हम देखेंगे कि कितनी टाइप की फ्लेम्स होती है. Structure of a flame. A flame consists of 3 zones or 3 parts. These are innermost zone, middle zone and outer zone. The 3 zones of a flame have different colors and different temperatures. We will now describe the 3 zones of flame in detail by taking the example of candle flame. तो आपकी जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है innermost zone, फिर होता है middle zone और तीसरा होता है outermost. Number 1, the innermost zone of a flame is dark or black. The innermost zone of a flame consists of hot unburnt vapors of the combustible material, say wax vapors. The innermost zone is the least hot part of the flame. In other words, we can also say that the innermost zone or dark zone is the coldest part of the flame. तो आपका जो innermost part होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है. बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, लेकिन बाकी मिडिल और आउटर मोस्ट जोन के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा लाइट होता है, कम हीट प्रोड्यूस करता है.
Number second, the middle zone of a flame is yellow. It is bright and luminous, light giving. The fuel vapors burn partially in the middle zone because there is not enough air for burning in this zone. The partial or incomplete burning of fuel in the middle zone produces carbon particles. These carbon particles become white hot and emit light. So, it is the glow of hot carbon particles which makes the middle zone of a flame luminous or light giving. These carbon particles then leave the flame as smoke and soot. The middle zone or luminous zone of a flame produces a moderate temperature. This zone is the major part of a candle flame. फिर आपका आता है middle part जो कि आपको usually white कलर का दिखाई देगा, काफी bright होता है. यहाँ पे आपका partial combustion होता है क्योंकि इस वाली zone तक completely air present नहीं होती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे partial combustion होता है. Number 3, the outer zone of a flame is blue. It is non-luminous zone which does not produce much light. In the outer zone of a flame, complete combustion of the fuel takes place because there is plenty of air around it. The outermost zone or non-luminous zone has the highest temperature in the flame. In other words, the outermost zone or non-luminous zone is the hottest part of the flame. The outermost zone of a flame is quite thin as compared to the middle zone. उसके बाद आपका outermost आता है, non-luminous होता है, ज़्यादा light को emit नहीं करता है, सबसे ज़्यादा आग यहीं पे लगती है, heat भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, blue कलर की होती है और सबसे ज़्यादा combustion यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हवा भी यहीं पे present होती है. जो outermost होती है सबसे ज़्यादा गर्म होती है. Fuels. A combustible substance which on burning produces a large amount of heat and light is called a fuel. Some commonly used fuels are wood, coal, liquefied petroleum gas, LPG, petrol, diesel and kerosene. Combustible materials जितने भी आपके ऐसे materials होते हैं जिसमें आपका आग लग जाती है उनको कहा जाता है fuel. जैसे आपका LPG हो गए, kerosene हो गया, petrol हो गया, diesel हो गया, ये सारे आपके fuels में आते हैं. Classification of fuels. Fuels are classified on the basis of physical states in which they occur. So fuels are classified as solid, liquid and gaseous fuels. Solid fuel, जितने भी आपके fuels होते हैं उनकी classification उनके physical existence पे होती है. Solid fuels. Combustible substances which are solid at room temperature are called solid fuels. Solid fuels contain mainly carbon, both as free and combined carbon. In rural areas, firewood, agricultural wastes, animal dung cakes are the major sources of energy. तो सबसे पहले आपका आता है सॉलिड फ्यूल्स में आपके वो आइटम्स आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि आपका काउ डंग केक हो गया, मतलब गोबर हो गया, आपका लकड़ी हो गया, ये सारे आपके सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं. Examples, some solid fuels are A. Coal, B. Coke, C. Wood, D. Charcoal, E. Animal dung cakes, F. बैकगेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स. तो आपके ये जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सॉलिड फ्यूल्स में आती हैं, जैसे आपका कोल हो गया, वुड हो गया, आपकी चारकोल हो गई, एनिमल डंग केक्स हो गई, ये सारे के सारे आपके सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं. Liquid fuels. Volatile liquids which produce combustible vapor are called liquid fuels. Kerosene is the most commonly used liquid fuel. Liquid fuels होते हैं जो कि आपके runny form में होते हैं, watery form में होते हैं. सबसे ज़्यादा यूज करे जाने वाला जो liquid fuel होता है वो है kerosene. Examples. Some common liquid fuels are A. petrol, B. diesel, C. kerosene, D. alcohol. तो ये चार आपके सबसे ज़्यादा commonly यूज किए जाने वाले लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं. पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं. गैसियस फ्यूल. कंबस्टिबल गैसेज और मिक्सचर्स ऑफ कंबस्टिबल गैसेज आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल. जो आपकी कंबस्टिबल गैसेज होती हैं या फिर कंबस्टिबल गैसेज की मिक्सचर होते हैं यानी कि मिश्रण होते हैं, उनको गैसियस फ्यूल कहा जाता है. Examples. Some commonly used gaseous fuels are A. natural gas, B. liquefied petroleum gas, LPG, C. biogas or gobar gas, D. coal gas, E. water gas, F. producer gas, G. hydrogen gas, H. compressed natural gas, CNG. तो ये सारे आपके gaseous fuels होते हैं, जैसे कि आपका LPG हो गया, गोबर गैस यानी कि बायोगैस हो गया, आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें LPG इस्तेमाल करा जाता है, CNG हो गया, आपका जो compressed natural gas होती है, ये सारे आपके gaseous fuels में आते हैं. Petroleum gas is obtained as a byproduct during the fractional distillation of petroleum. जो पेट्रोल
गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, ये बाय प्रोडक्ट होती है, यानी कि जब डिस्टिलेशन करा जाता है पेट्रोलियम का, तो डिस्टिलेशन के टाइम पे उस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो गैस इवॉल्व होती है, वो आपकी पेट्रोलियम गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। 2, it should burn at a moderate rate. 3, it should not produce any poisonous and irritating fumes during burning. Number 4, it should leave no residue ash after burn. आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला ये है कि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ कंबशन मॉडरेट होना चाहिए। जब ये जलाया जाए तो कोई भी पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस या गैस इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, और जलने के बाद कोई भी राख यानी कि ऐश नहीं बचनी चाहिए। Number 5, it should produce large amount of heat per unit mass, that is, it should have high calorific value. Number 6, it should be safe and convenient from the storage and transportation point of views. Number 7, its ignition temperature should be above room temperature so that it is safe to use such a fuel. जितने भी आइडियल फ्यूल्स होते हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इनको नॉर्मल तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सके, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कन्वीनियंट होनी चाहिए। Calorific value of a fuel. The amount of heat produced 1 gram. Calorific value of a fuel. The amount of heat produced when 1 gram of a fuel is completely burnt in air or oxygen is called its calorific value. The calorific values are expressed in the unit kilojoule per gram, denoted as kg per g or kj g -1. Sometimes the older unit calories per gram, cal by g or cal g -1 is also used. तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होती है जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल ऐड करा जाता है, कंप्लीटली उसको जलाया जाता है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो बताया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू में। इसका जो सिंबल होता है, यूनिट होता है, वो होता है किलोजूल। For example, when 1 gram of coke is completely burnt, 33.5 kilojoules or 8,000 calories of heat are liberated. This means that the calorific value of coke is 33.5 kilojoule per gram or 8,000 calories per gram. Calorific values of some typical fuels are given below. तो यहाँ पे आपको given है कि अगर 1 kg of fuel कोक को अगर burn करा जाएगा तो आपकी किलो जूल्स या फिर कैलोरीज में कितनी हीट इवॉल्व। Calorific values of some common fuels. Fuel calorific value: wood 17 to 22 kilojoule per gram, coal 30 kilojoule per gram, coke 33 kilojoule per gram, charcoal 35 kilojoule per gram, petrol 47 kilojoule per gram, kerosene 45 kilojoule per gram, dung cake 7 kilojoule per gram. Fuel calorific value: fuel oil 45 kilojoule per gram, gasoline, petrol 50 kilojoule per gram, LPG, butane 50 kilojoule per gram, biogas 35 to 40 kilojoule per gram, methane 55 kilojoule per gram, hydrogen 150 kilojoule per gram. तो ये आपके अलग अलग फ्यूल्स हैं और उनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। Do you know a combustible substance which on burning produces a large amount of heat and light is called a fuel? Fuels are classified as solid, liquid and gaseous fuels. Solid fuels: coal, coke, wood, charcoal, animal dung cakes, biogas. Solid fuels: coal, coke, wood, charcoal, animal dung cakes, biogas. Liquid fuels: petrol, diesel, kerosene. Gaseous fuels: natural gas, liquefied petroleum gas LPG, compressed natural gas CNG, water gas, coal gas, biogas, etc. An ideal fuel should be safe and cheap, burnt at a moderate rate, leave no ash, produce no smoke and should have high calorific value. The amount of heat produced when 1 gram of fuel is completely burnt is called its calorific value. तो ऐसे कोई भी combustible substances जब उसको heat up करा जाता है तो large amount of heat और light वो produce करते हैं, उनको fuel कहा जाता है। 3 टाइप के आपके fuels होते हैं: solid, liquid and gases। और calorific value होती है यानी कि 1 ग्राम of combustible substance को completely burn करने पे कितनी heat और light evolve हो रही है, उसको कहा जाता है calorific value.
Do it. Now answer the following questions. Number 1. Write the names of the 2 fuels most commonly used for cooking. Second, give 2 examples each of liquid and gaseous fuels. Number 3. Name the fuel obtained from cattle dung. Number 4. Name a gaseous fuel. Write 2 of its characteristics to show that this is a clean gas. Number 5. What is the unit of calorific value of a fuel? तो ये कुछ questions हैं जिनके answers आपको खुद से देने हैं. Gaseous fuels used in industries. Producer gas. Producer gas is a mixture of CO, carbon monoxide, and N2, nitrogen, in the ratio of 1:2 by volume. Producer gas is prepared by passing air over red hot cake. तो आपके जो प्रोड्यूसर गैस है इनको इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है. 2C plus O2 plus 4N2 in the presence of air gives out 2CO plus 4N2 producer gas. 2C coke red hot plus O2 plus 4N2 in the presence of air gives out 2CO plus 4N2 producer gas. 1 liter of producer gas on burning gives out about 7.5 kilojoule of heat energy. तो 1 लीटर करीबन प्रोड्यूसर गैस को जब आप हीट करते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 7.5 किलोजूल per gram. Uses. Number 1. It is used in heating coal gas retort. Second, although its calorific value is low, it is most widely used as a fuel because the production cost of the gas is low. Number 3. It is used as a reducing agent in the extraction of metals. तो 3 जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है. जो आपके गैसेज होते हैं, हीटिंग कोल गैसेज होते हैं, उसमें इस्तेमाल करा जाता है. सेकेंड, इवन दो जो इनकी किलो जूल वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसकी बहुत कम होती है प्रोड्यूसर गैस की, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, तो इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है. तीसरा, जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन होते हैं उसमें वहाँ पे भी उनका टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इसे इस्तेमाल करा जाता है. वाटर गैस. वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड H2 हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:1 by volume. Water gas is prepared by passing steam over red hot coke at 1000 to 1400 degrees Celsius. Water gas is also known as blue gas because it burns with a blue flame. तो आपका जो वाटर गैस है इसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन 1:1 बाय वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है. रेड हॉट कोक को बहुत ज़्यादा इसमें हीटअप करा जाता है, जिसके बाद आपका वाटर गैस प्रोड्यूस होता है. इसको ब्लू गैस भी कहा जाता है क्योंकि जब इसको हीटअप करा जाता है तो ये ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है. C. Coke red hot plus H2O steam gives out CO plus H2 water gas. 1 liter of water gas when burnt gives about 11.3 kilojoule of heat energy. तो 1 liter of वाटर गैस को जब हीट अप करा जाता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो निकलती है वो है 11.3 किलोजूल पर ग्राम. Uses. Number 1. This gas is used as a fuel where intense heat is essential. Number 2. It is largely used for the preparation of methanol. Number 3. Hydrogen used for the synthesis of ammonia is made by this method. तो इसके uses ये होते हैं जहाँ पे heat बहुत ज़्यादा important होती है, वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है. मीथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए भी वाटर गैस का इस्तेमाल करा जाता है, और जहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है वहाँ पर भी वाटर गैस का इस्तेमाल करा जाता है. Burning of fuels leads to harmful products. The burning of fuels produces harmful products which pollute the air around us. So, the increasing use of fuels has harmful effects on the environment. The important harmful effects produced by the burning of fuels are as follows. तो जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो इनके अंदर से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे ही हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं. Number 1. The burning of fuels like wood, coal and petroleum products, kerosene, petrol, diesel, etc. releases unburnt carbon particles in the air. These fine carbon particles are dangerous pollutants which can cause a respiratory disease such as asthma. तो आपके जितने भी कोल होते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, इन पे जब आग लगाई जाती है तो ये अलग अलग टाइप की केमिकल गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, which can eventually lead to respiratory breathing problems known as asthma.
Second, incomplete combustion of fuels due to insufficient air produces a very poisonous gas called carbon monoxide. Excessive inhaling of carbon monoxide gas can kill a person. We should never sleep in a room with closed door and windows and having a coal fire burning inside. This is because when coal burns in an insufficient supply of air in the room due to closed door and windows, then a lot of carbon monoxide gas is produced. When the person sleeping in this room breathe in poisonous carbon monoxide gas, they may all die. उसके बाद किसी भी रूम में अगर आपकी एयर की सप्लाई कम है और कंबशन हो रही है तो उसकी वजह से आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस हैं वो भी रिलीज हो सकती हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कमरे में अगर कोल, चारकोल या किसी भी फ्यूल में आग लगाई जा रही है और कमरा बंद है तो वहां पे आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होता है एयर में और एयर का सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो वहां पे मौजूद लोग कंटिन्यूसली जब इस ऐसी हवा को ब्रीथ करते रहते हैं तो वो मर भी सकते हैं। Number 3. Burning of fuels releases carbon dioxide into air in the environment. Increased percentage of carbon dioxide in air is causing global warming. This happens as follows. Carbon dioxide gas in the air traps sun's heat rays by producing greenhouse effect. Global warming is the rise in temperature of Earth's atmosphere caused by the excessive amounts of carbon dioxide in the air. Due to rise in the temperature of atmosphere, the ice in polar regions will melt very fast, producing a lot of water. This water may cause a rise in the sea level, leading to floods in coastal areas. The low-lying coastal areas may be completely submerged underwater, leading to the loss of life and property. कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं उनको जब आप आग लगाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में चली जाएगी तो ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब जो हवा में रिलीज होती है ज़्यादा हो जाती है तो ये एक एटमॉस्फेयर में सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ये होता है कि जितनी भी पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है वो बहुत ही तेजी से पिघलना शुरू कर देंगी। जो सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे आसपास जगहों के आसपास समुद्र होता है, सी होता है, उनके लेवल बढ़ जाएंगे और वहां पे बाढ़ आने का खतरा होता है। जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज होते हैं वो पूरी तरीके से सबमर्ज यानी कि डूब सकते हैं पानी के नीचे ही, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। Number 4. Burning of coal, petrol and diesel produces sulfur dioxide gas which goes into the air. Sulfur dioxide is an extremely suffocating and corrosive gas. It may damage our lungs. The burning of petrol and diesel in the engines of vehicles also releases nitrogen oxides into the air. Sulfur dioxide and nitrogen oxides produced by the burning of fuels dissolve in rainwater and form acids. The rainwater containing acids is called acid rain. Acid rain is very harmful for forests, aquatic animals and buildings. जब कोल या फिर पेट्रोल, डीजल ऐसी चीज़ों का ज़्यादा एमिशन हो जाता है जो व्हीकल से भी देखा जाता है तो आपकी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में चले जाते हैं, जो आपका रेन वाटर है उसके साथ मिलकर ये आपका एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और एसिड रेन जब होती है तो एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स, ह्यूमंस और बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। द केस ऑफ CNG. The use of petrol and diesel as fuels in automobiles vehicles is being replaced by CNG, compressed natural gas. This is because when CNG burns, it produces very small amount of harmful products. CNG is a clean fuel because it burns without producing smoke. Since the burning of CNG produces much less harmful products and smoke, therefore the use of CNG as fuel in automobiles has reduced air pollution in our cities. जितने भी व्हीकल्स में आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता था उनको CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से रिप्लेस करा जा रहा है, क्योंकि CNG जो होता है जब उसमें आग लगाई जाती है तो वो बहुत ही कम मात्रा में ऐसे गैसेस को इवॉल्व करता है, रिड्यूस करता है। इसी की वजह से आपका जो एयर पोल्यूशन है वो ऐसी सिटीज़ में कम होता जा रहा है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जगह व्हीकल्स में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। द केस ऑफ वुड.
Wood has been used as a domestic and industrial fuel for centuries. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel due to its low cost and easy availability. The burning of wood as a fuel has, however, many disadvantages. Some of the disadvantages of burning wood as fuel are as follows. तो कई गाँव में आप देखेंगे आज भी खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है और इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. Number 1. The burning of wood produces a lot of smoke which is very harmful for human beings. Smoke causes respiratory diseases. लकड़ी के जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. Second, trees provide us many useful substances. When trees are cut down to obtain wood for use as fuel, then all the useful substances which can be obtained from trees are lost. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लकड़ी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करा जाता है, वहाँ पे पेड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लकड़ी ज़्यादा अवेलेबल बाकी शहरों में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हमें लकड़ी से मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं. Number 3, the cutting down of trees to obtain fuel wood leads to deforestation which is very harmful for the environment. और लकड़ी के इस्तेमाल के लिए एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. Wood has now been replaced by coal and other fuels such as LPG. LPG is a better domestic fuel than wood due to the following reasons. काफ़ी जगहों पर wood की जगह LPG इस्तेमाल करे जाने लगा है, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं. Number 1. LPG has a much higher calorific value than wood, so it produces much more heat on burning than an equal mass of wood. जो LPG होते हैं उनकी कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि वो वुड के कंपैरिजन में जल्दी आग पकड़ लेते हैं काफ़ी कम हीट पे भी. Number 2, LPG burns without producing any smoke, but burning of wood produces a lot of smoke. जो LPG होते हैं वो कोई भी स्मोक का फॉर्मेशन नहीं करते हैं जब जलाया जाता है, लेकिन लकड़ी को जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है. Do it. Answer these questions. 1. What are fuels? 2. What do you understand by calorific value? Number 3. What do you mean by producer gas? Number 4. What is water gas? तो ये कुछ questions हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Keywords. Fossil fuels. Fuels produced from the remains of plants and animals buried millions of years ago. Combustion, the process of burning of fuels to produce heat and light. Natural gas, it is a fossil fuel found along with petroleum. Ignition temperature, the minimum temperature at which a fuel catches fire. Calorific values, the amount of heat energy produced when 1 kilogram of a fuel is completely burnt in the presence of pure oxygen is called calorific value. Rapid combustion, when the gas burns rapidly and produces heat and light, such combustion is known as rapid combustion. Spontaneous combustion, the combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of an apparent cause is called spontaneous combustion. तो आपके ऐसे फ्यूल्स जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, उनको फ्यूल्स कहा जाता है. आपके बहुत सारे अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैशियस फॉर्म में भी होता है. उसके अलावा आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, रैपिड कंबशन होता है. रैपिड कंबशन यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और ऑन द अदर हैंड स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जहाँ पे एक्सटर्नल हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नेचुरल फिनोमिना की वजह से हीटिंग हो जाती है. Points to remember. Substances which burn to produce heat and light at a reasonable cost are called fuels. Calorific value of a fuel is the amount of heat produced on complete burning of 1 gram of fuel in pure oxygen. Coal gas is used as domestic and industrial fuel. Petroleum is a liquid gold containing a complex mixture of solids, liquids and gaseous hydrocarbons. Fuel oil is used for industrial furnaces. Diesel oil is used to run heavy engines generators. Kerosene oil is used as household fuel. Petrol is used as a fuel for light vehicles. Petroleum gas is used as household fuel in the form of LPG. Natural gas is a mixture of methane and hydrogen. It is used as fuel. Gobar gas or biogas is produced by fermentation of cow dung by anaerobic bacteria present in cow dung. Gobar gas or biogas is a fuel of high calorific value.
Energy from fossil fuel creates atmospheric pollution as well as environmental problems. Gaseous fuels are the best kind of fuels due to number 1, easy transportation, number 2, low ignition temperature, number 3, high calorific value, number 4, complete combustion. The combustion of fossil fuels produces carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, smoke and dust particles. The candle flame consists of 4 zones. तो ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो कि रीजनेबल कॉस्ट पे आपकी हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्यूल्स कहा जाता है. ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं. जैसे आपकी बायोगैस होती है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट आप जब कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करता है. इसके अलावा आपके कंबशन भी बहुत सारी टाइप के होते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन, जो कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से टेक प्लेस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.